हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है इस चैप्टर का? वेव ऑप्टिक्स। प्रीवियस जो लेक्चर था उस तक अपन ने क्या पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है वेव ऑप्टिक्स के थ्रू वो कैसे होता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? तो अपन ने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उसी का एक इफेक्ट क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अपनी जो जनरली वेव्स होती है वो क्या होती है? किसी भी मीडियम में इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करती है, मतलब किसी एक वेव से किसी दूसरी वेव के होने का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी रेज आपस में क्या करती है? ट्रैवल करती है। अब होता क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई भी पॉइंट है पी, मीडियम के अंदर कोई भी एक पॉइंट है पी, उसके ऊपर अगर दो वेव साइमल्टेनियसली एक साथ इंसिडेंट होती है तो उस पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, मान लो कि ये जो वेव थी इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट करवाना चाह रही थी वो कितना था? y1, और ऐसे ही जो सेकंड वेव थी वो डिस्प्लेसमेंट करवाना चाह रही थी कितना? y2। तो जो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? yr। वो क्या हो जाएगा? इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर अब मल्टीपल वेव्स इंसिडेंट होती है तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है? उन सब वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जरूरी थोड़ी दो ही वेव आए, हो सकता है यहाँ पे वेव 3 आ रही है, वेव 4 करते करते मैं बोल रहा हूँ कि n वेव्स अगर आ रही है तो उस पॉइंट P का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 ऐसे ही y3, और करते करते अगर n वेव्स है तो अपन क्या लिख देंगे? yn वेक्टर। मतलब जो ओवरऑल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो उन सबका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। ठीक है, ये क्या होता है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? ये है वेव 1 और ये है क्या? वेव 2। ये दोनों एक पॉइंट P के ऊपर साइमल्टेनियसली अगर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में इसका भी क्या है? क्रेस्ट बन रहा है और इसका भी क्या बन रहा है? क्रेस्ट। इसका भी ट्रफ, इसका भी ट्रफ। तो अब क्रेस्ट और क्रेस्ट दोनों साथ में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपस में ऐड। तो ओवरऑल जो क्रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या जाता है? इन दोनों का वेक्टर सम। मतलब अगर ये कितना है? y1 और ये कितना है? y2, तो ये जो y बनेगा ये कितना बनेगा? y1 प्लस y2, क्योंकि क्रेस्ट से किसका सुपरपोज हुआ? क्रेस्ट का, और यहाँ पे ट्रफ से ट्रफ का। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें तो ये क्या है? वेव 1, ये क्या है? वेव 2। यहाँ पे देखो इस वेव के अंदर इनिशियल फेज के अंदर क्या है? ये भी इसका भी क्या बन रहा है? ट्रफ, और जो सेकंड वेव है उसका भी क्या बन रहा है? ट्रफ। सेकंड में इसका हाफ साइकिल के बाद इसका भी क्या है? क्रेस्ट, और इसका भी क्या है? क्रेस्ट। तो इनिशियली दोनों का क्या है? ट्रफ। तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, तो इनिशियली जो ट्रफ होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड। अगर ये कितना है? y1 और ये कितना है? y2, तो यहाँ पे ये कितना निकल जाएगा? y1 प्लस y2, और ऐसे ही ये क्रेस्ट भी आपस में क्या हो जाएगा? ऐड। अब अगर ऐसे कोई वेव आती है जिसका एग्जाम्पल नंबर 3 अगर अपन बात करें कि एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट जो वेव है, फर्स्ट वेव है कुछ इस टाइप से। ये अपनी फर्स्ट वेव है कि जो स्टार्टिंग हाफ साइकिल है उसके अंदर क्या बन रहा है? क्रेस्ट, और अदर हाफ के अंदर क्या बन रहा है? ट्रफ। ये क्या है? अपनी वेव 1। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ वेव 2 की। जो वेव 2 है उसके अंदर क्या बन रहा है कि स्टार्टिंग में क्या बन रहा है? ट्रफ, और ये y2 ट्रफ बना, और यहाँ पे y1 क्या बना? क्रेस्ट। तो इसमें इस वेव के अंदर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या बना? क्रेस्ट, बाद में ट्रफ, और इसमें क्या है? स्टार्टिंग में ट्रफ और बाद में क्रेस्ट। तो जब ये दोनों किसी पॉइंट पे सुपरपोज होती है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसा होता है? अब यहाँ पे मान लो कि ये जो y1 है ये किसके इक्वल है? y2 के। इफ कंडीशन ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है, कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर y1 और y2 दोनों क्या हो? इक्वल हो। किसके अंदर? मैग्नीट्यूड के अंदर। तो जितना y1, मतलब ये जो पॉइंट है इसको जितना ये वेव जितना ऊपर ले जाना चाह रही है उतना ही ये जो सेकंड वेव वो कहाँ लेके जाएगी? नीचे। तो अब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होगा? कैंसिल, क्योंकि वेक्टर सम अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ साइकिल के अंदर जो लाइन आती है वो कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब अदर हाफ साइकिल की बात करो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड, नेगेटिव, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी पॉइंट का वो कितना हो रहा है? पॉजिटिव। जितना नेगेटिव हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो अदर हाफ साइकिल के अंदर भी जो लाइन आती है वो कितनी आती है? ये। तो अपन को कैसी लाइन मिलती है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्लैट लाइन मिलती है। तो इस टाइप से ये अपने क्या है? सुपरपोजिशन, डिफरेंट टाइप के सुपरपोजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। डिपेंड है कि जो वेव्स इंसिडेंट हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर रीजन पे, उसका जो नेचर है डिस्प्लेसमेंट का वो किस टाइप से है, उनके जो फेज डिफरेंस है वो कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो बात हुई सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसमें अगर एक कंडीशन अपन ले, क्या कंडीशन ले कि जो वेव्स आपस में इंसिडेंट हो रही है उन वेव्स की, कोई भी 2 वेव की अगर मैं बात करूँ, कोई भी 2 वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, तो
इनका सुपरपोजिशन हो रहा है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो टू वेव्स की अपन बात कर रहे हैं, कोई भी दो वेव्स, ठीक है, जिनकी फर्स्ट कंडीशन अपन ने ली कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। मतलब कोई भी दो सोर्स जिनसे वेव निकल रही है और जिनका आपस में क्या होने वाला है, सुपरपोजिशन होने वाला है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। और सेकंड अपन कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे कि जो वेव है उनका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस क्या है, या तो जीरो, मतलब दोनों वेव के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ वो फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी दो वेव्स और अगर अपन उनका सुपरपोजिशन करवाते हैं तो कोई भी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, और जिनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट या फिर जीरो, तो उनका जब सुपरपोजिशन होता है किसी भी रीजन के अंदर तो उनकी जो इंटेंसिटीज होती है उनका क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब पहली मान लो कोई एक दो वेव है, ये जैसे वेव 1 ये वेव 2, ठीक है। अब अगर ये किसी मान लो कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट, और इनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट और या फिर जीरो, तो ये जब किसी रीजन के अंदर क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो वो जो रीजन होता है उस रीजन के अंदर इनकी इंटेंसिटीज का एज्यूम, इनके इस फर्स्ट वाली वेव की इंटेंसिटी कितनी है I1 और इस सेकंड वेव की इंटेंसिटी कितनी है I2। तो अब जो वेव बनेगी उसका क्या होता है कि उसके अंदर इंटेंसिटी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है कि मैक्सिमम अपन को ब्राइटनेस मिलती है और कुछ पॉइंट पे क्या बोलता है, मिनिमम ब्राइटनेस मिलती है, और मिनिमम ब्राइटनेस को अपन क्या बोल सकते हैं, डार्कनेस। तो ये जो इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और जिसकी वजह से अपन को ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है स्क्रीन के ऊपर, उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर से सुनना मैंने क्या बोला है, सुपरपोजिशन ही, बस सुपरपोजिशन की अपन ने यहाँ पे क्या ले ली, कंडीशन की कोई भी दो वेव्स जिनका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम, सेकंड जिनका जो फेज डिफरेंस है वो या तो क्या है, जीरो या फिर कांस्टेंट। फेज डिफरेंस मतलब दोनों वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस, तो वो क्या है, जीरो या फिर कांस्टेंट। तो वो जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती है, ओवरलैप होती है, उस कंडीशन में उनकी जो इंटेंसिटी है उसका क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो जिस रीजन के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स पे अपन को क्या मिलती है, मैक्सिमम ब्राइटनेस, और कुछ पॉइंट पे अपन को क्या मिलती है, मिनिमम ब्राइटनेस। तो उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जो मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये तो किसकी कंडीशन है, इंटरफेरेंस के होने की। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आ जाती है कि अपन को कोई ऐसे दो सोर्स मिलते ही नहीं है जिनकी फ्रिक्वेंसी आपस में क्या हो, सेम। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस करवाना है तो इंटरफेरेंस की तो कंडीशन ही यही ली अपन ने सबसे पहले कि जो दोनों वेव्स निकल रही है, दो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। अब लेकिन कोई दो सोर्स ऐसे होते ही नहीं है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। क्यों नहीं होते, उसका क्या रीज़न है वो सुनो। रीज़न ये है कि जनरली जो लाइट होती है, लाइट क्यों निकलती है किसी भी मैटर से, अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने कोई मैटर लिया, तो मैटर के अंदर क्या होगा, एटम्स होते हैं। जो एटम्स है वो एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल स्टेट से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं, और उसी की वजह से क्या होती है, लाइट बाहर निकलती है एनर्जी की फॉर्म में, मतलब एनर्जी बाहर जाती है। पर बात क्या है कि मतलब उस कोई भी जो सब्सटेंस अपन ले रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर कोई एक एटम तो है नहीं, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। अब किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा सब्सटेंस लो, उसके अंदर भी कितने एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं कम से कम। तो जितने मिलियंस ऑफ एटम्स है, उन मिलियन ऑफ एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट ओरिजिनेट करे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अपन को जो बाहर आती हुई दिखती है लाइट, वो क्या होती है, जितने भी एटम्स से जो लाइट निकल रही है उसका क्या एवरेज, मतलब वो जितनी भी वेव्स लाइट बाहर आ रही है उस सब की जो फ्रीक्वेंसी है, तो अपन को एक एवरेज फ्रीक्वेंसी की लाइट बाहर आती हुई दिखती है। तो अब अगर अपन बात करते हैं दो सोर्स की, मान लो कोई एक लाइट का सोर्स है S1 और एक दूसरा अपन ने सोर्स लेते हैं S2। तो अब इस सोर्स से क्यों लाइट आ रही है, क्योंकि इसके अंदर की जो मिलियंस है वो ऑर्बिट्स में उनका ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, उन मिलियंस की जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उन फ्रीक्वेंसी का एवरेज। और ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इसके अंदर जो मिलियंस ऑफ उनका जो ऑसिलेशन हो रहा है उनसे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है उस फ्रीक्वेंसी का एवरेज। तो यहाँ पे भी क्या है, मिलियंस ऑफ एटम्स की फ्रीक्वेंसी का एवरेज, और यहाँ पे भी क्या है, मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी
का एवरेज। अब कंडीशन क्या आती है कि यार ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अपन एक या दो चीजों को इक्वल नहीं करना चाह रहे। अपन क्या कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एवरेज निकाल रहे हैं और उसको किसी दूसरे सोर्स के मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के एवरेज से क्या करना चाह रहे हैं, मैच। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि कोई भी दो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, दो डिफरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी मैच नहीं हो सकती। तो अब करें क्या, क्योंकि अपन को तो क्या है कि भाई इंटरफेरेंस का फिनोमेना करवाने के लिए क्या चाहिए, दो सोर्स चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। अब वो तो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, तो फिर अपन क्या करते हैं कि एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं। एक सिंगल सोर्स से अपन क्या करते हैं, मान लो कोई सिंगल सोर्स है एस, तो इस सिंगल सोर्स से ही क्या बनाते हैं, दो सोर्स बनाते हैं। क्योंकि अगर सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स बने तो उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपस में क्या होगी, सेम, क्योंकि वो उन दोनों का जो सोर्स है वो क्या है, सिंगल सोर्स। और सेकंड जो चीज करी जाती है वो क्या होती है कि अपन जो लाइट लेते हैं वो कौन सी होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, सेम कलर। क्योंकि अगर अपन डिफरेंट कलर्स की अगर लाइट काम में लेंगे तो जो यहाँ पे फ्रिंजेस बनेगी वो क्या बनेगी, डिफरेंट कलर की। और डिफरेंट कलर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप, तो अपन उसको सही से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो कंडीशंस हो जाती है वो कितनी होती है, दो। फर्स्ट तो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी दो सोर्स चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम, तो फर्स्ट तो क्या है कि उन दोनों सोर्स का जो मेन सोर्स होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स, क्योंकि सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स बनाओ। और सेकंड क्या होना चाहिए कि आप जो लाइट काम में लोगे वो लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। तो ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, और फेज डिफरेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट या जीरो, उनको अपन बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होते उसको अपन क्या बोल देते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। तो जो कंडीशन हो जाती है इंटरफेरेंस की वो क्या होती है कि अपने जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट होने चाहिए सोर्स, मतलब कि जो दो वेव्स आप काम में ले रहे हो क्या करवाने के लिए, इंटरफेरेंस करवाने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम, और उनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। और अगर ऐसा नहीं है तो जो सोर्सेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। अब प्रैक्टिकली अभी अपन बात करेंगे कोहेरेंट सोर्स होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो जो अलग अलग सोर्स है उनकी जो लाइट है, मिलियंस ऑफ एटम्स है उनके अंदर, उनसे जो लाइट निकल रही है उनकी लाइट की फ्रीक्वेंसी का एवरेज, और दोनों की फ्रीक्वेंसी कभी भी मैच नहीं हो सकती क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी दो सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं होते, तो अपन इसलिए क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। कैसे, सिंगल सोर्स से। तो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है कि आपको अगर दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए। मतलब सिंगल सोर्स की लाइट को ही आप क्या करो, डिवाइड करो, ताकि आप दो सोर्स आपको मिल सके। और सेकंड क्या होता है कि आप जो लाइट काम में लेने वाले हो वो क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, ताकि जो कलर है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो फ्रिंजेस के अंदर। तो ये तो उनकी क्या हो गई, कंडीशंस हो गई। बाद आते हैं मेथड्स की। मेथड क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स बनाने के। तो मेथड्स ऑफ मेकिंग कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेस। तो कितने मेथड होते हैं, जनरली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या मेथड होता है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, और सेकंड क्या होता है, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो यह तो अपन क्या करते हैं, जो वेव फ्रंट है उसका क्या करते हैं, डिवीजन, जिससे अपन को क्या मिल जाते हैं, दो वेव फ्रंट। दो वेव फ्रंट मतलब दो सोर्स हो गए, और दो सोर्स क्या हो गए, सेम सोर्स से निकल रहे हैं। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, वेव फ्रंट का डिवीजन, और सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो वेव फ्रंट का डिवाइड करने के लिए अब एक सिंगल जो सोर्स है उसको क्या करेंगे, या तो आप किसी स्लिट से उसको पास करो, या फिर मिरर लेंस की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसका वेव फ्रंट को डिवाइड। और सेकंड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन। एम्पलीट्यूड का डिवीजन किससे होता है, जनरली पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे मिलते हैं, ये तो अपन क्या करेंगे, वेव फ्रंट का डिवीजन, या अपन क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का डिवीजन। तो यंग्स जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1801 के अंदर क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, क्या उन्होंने शो करा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना। तो उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट मेथड काम में लिया था, क्या, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो अब दो सोर्स तो अपन काम में ले नहीं सकते, क्योंकि दो डिफरेंट सोर्स जो है कभी भी क्या नहीं हो सकते, कोहेरेंट। तो उनको क्या करना था कि भाई सिंगल सोर्स से बनाना था। तो उन्होंने क्या करा कि एक सिंगल सोर्स लिया, और उस सिंगल सोर्स से क्या करा कि उस सिंगल सोर्स की जो लाइट निकली उसको पास करा एक स्लिट से। लाइट से ये सिंगल सोर्स से इससे जो लाइट निकल रही है उसको उन्होंने क्या करा, एक स्क्रीन से पास करा, जिसके अंदर क्या थी, एक स्लिट थी। तो ये क्या हो गई, स्क्रीन, और इसके अंदर एक स्लिट उन्होंने बनाई। और वो जो स्लिट थी इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी होती है,
1 mm विड्थ की इन्होंने स्लिट बनाई। अब क्या हो गया कि ये जो सोर्स था, इस सोर्स से क्या निकली, हर डायरेक्शन में लाइट निकली और इस स्लिट के अंदर गई। तो अब स्लिट से जब पास होगी तो ये जो स्लिट है, स्लिट मतलब एक क्या बोल सकते हैं, बहुत थिन सी लाइन दिख रही है, थिन सी लाइन से क्या होगा, इस सोर्स से बनने वाले वेव फ्रंट पास होंगे। और इसका मतलब ये जो एक्ट करेगी, ये कैसे एक्ट करेगी, आगे लाइट को पास करवाने के लिए एज ए लाइन सोर्स। और लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मतलब इससे क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और इससे जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकले उसको उन्होंने क्या करा कि इसके आगे एक और स्क्रीन लगाई बिल्कुल इसके पैरेलल, और उसके अंदर क्या था कि 2 स्लिट कट थी जिनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 2 mm, 2 मिलीमीटर का डिफरेंस। और जो स्लिट की थिकनेस है, वो स्लिट की थिकनेस कितनी होती है, 0.3 mm। फिर सुनना मैंने क्या बोला, 0.3 mm जितनी थिन उन्होंने 2 स्लिट्स कट करी जिनके बीच का डिफरेंस कितना था, 2 mm का। और ये जो दूसरी स्क्रीन थी, मान लो ये क्या, स्क्रीन 1 और ये क्या, स्क्रीन 2, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। और फाइनल जो ऑब्जर्वेशन की स्क्रीन जो उन्होंने लगाई, वो स्क्रीन कितने पे लगाई, इस सेकंड स्क्रीन से 2 मीटर की डिस्टेंस पे। तो होता क्या है कि जैसे ही उन्होंने सोर्स को क्या करा, ऑन करा, यहाँ से वेव फ्रंट निकले हर डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे, यहाँ से स्पेरिकल। वो जो स्पेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हुए कहाँ पे, इस स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे क्या है कि एक लाइन बनी हुई है, स्लिट बनी हुई है। ये जो स्लिट है ये कैसी, लाइन की शेप की। और तो इससे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल। वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जाएंगे किधर की तरफ, स्क्रीन 2 की तरफ। स्क्रीन 2 की तरफ जब वो जाएंगे तो वहाँ पे कितने स्लिट्स हैं, 2 स्लिट्स हैं। तो वो वेव फ्रंट दोनों के अंदर एंटर होंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये जो दोनों है, ये दोनों कैसे एक्ट करेगी, एज ए सोर्स, क्योंकि अपन को पता है कि भाई जो वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो अब जो हर पॉइंट है इस स्लिट के, इन दोनों स्लिट के जो भी पॉइंट है वो एक्ट करेंगे कैसे, एज ए सोर्स। कौन से प्रिंसिपल से, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल से। मतलब ये जो दोनों सोर्स है, ये दोनों सोर्स क्या करेंगे, अपने अपने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनाएंगे जो कहाँ पे जाएंगे, स्क्रीन पे। तो अब होता क्या है कि इस फर्स्ट स्लिट का भी क्या निकलता है, वेव फ्रंट, और सेकंड स्लिट से भी क्या निकलते हैं, वेव फ्रंट। और वो जो दोनों वेव फ्रंट्स जो है आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, कहाँ पे, इस रीजन में। और इस रीजन में सुपर इम्पोज करते हैं तो सामने स्क्रीन पे अपन को क्या दिखाई देती है, फ्रिंजेस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने एक ही सोर्स से क्या बनाए, 2 डिफरेंट सोर्सेज। अब एक ही सोर्स से जब 2 सोर्स बनाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्सेज है तो जो इंटेंसिटी होती है वेव फ्रंट की वो क्या होती है, रिडिस्ट्रीब्यूट, जिससे क्या बनती है, फ्रिंजेस। और क्या होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना। तो अब डायग्राम की फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं इसको, एक बार अपन को वो देखना है, ठीक है। अब अपन जो देखेंगे इसका वो क्या देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है। अब टॉप व्यू इसका कैसा दिखता है वो चीज़ को यहाँ पे देखना है। सबसे पहले क्या था, एक अपना सोर्स था, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये जो है ये क्या है, सोर्स है, ठीक है। अब अपन उसका टॉप व्यू देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट स्क्रीन। अब कोई लाइन है, लाइन को ऊपर से देखोगे, जैसे मान लो ये लाइन है, अब लाइन को ऊपर से देखो तो क्या दिखता है, पॉइंट दिखता है। तो मतलब यहाँ के जो फर्स्ट स्क्रीन के अंदर जो उन्होंने स्लिट बनाई थी वो कैसे अपीयर होगी, एज ए होल अपीयर होगी। और उसको बोल दे रहे हैं क्या, S1। अब उससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या थी, एक दूसरी स्क्रीन जिसके ऊपर कितनी स्लिट थी, 2 स्लिट थी। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2 मिलीमीटर। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ S1 और इसको बोल दे रहा हूँ कितना, S2। और ये सिंपल क्या है, अपना सोर्स S। और इससे 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने क्या रखी है, एक स्क्रीन जिसपे क्या बनती है, फ्रिंजेस। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, यहाँ पे जो है वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, क्योंकि पॉइंट सोर्स है। वो स्पेरिकल वेव फ्रंट कहाँ एंटर होते हैं, इस स्क्रीन 1 की स्लिट S के ऊपर। अब ये स्लिट कैसी है, लीनियर। तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनते हैं, लीनियर सोर्स के, लाइन सोर्स के वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल। अब जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे दिखते हैं, सामने से सिलेंड्रिकल दिखते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को अपन यहाँ पे जो डायग्राम बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, टॉप से। तो टॉप से जो सिलेंडर है वो टॉप से कैसा दिखता है, सर्कुलर। तो मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट अपन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट अपन बनाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बना रहा हूँ। अब कंटिन्यूस बनाया तो कंटिन्यूस क्या होता है, क्रेस्ट। और अगर डैश बनाता हो तो डैश क्या हो जाता है, ट्रफ। तो ये एक क्रेस्ट, वापस एक ट्रफ, ऐसे ही कंटिन्यूस सीक्वेंस जो है ये चली जा रही है। तो वापस एक क्या आ जाएगा, ट्रफ। और इसके बाद में वापस क्या आ जाएगा, क्रेस्ट। अब ये वापस कहाँ पे एंटर होते हैं, दोनों ही स्लिट्स के अंदर, S1 S2। अब S1 और S2 वापस यहाँ पे दोनों के क्या बनेंगे, डिफरेंट क्रेस्ट और डिफरेंट ट्रफ, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल सोर्स के जैसे एक्ट करेंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि S1 और S2 दोनों से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने।
तो पहले मैं बात कर रहा हूँ S1 की। जो क्रेस्ट है उसको किससे बनाऊंगा, ब्लू मार्कर से, और जो ट्रफ है उसको किससे बना रहा हूँ, रेड मार्कर से। बहुत ढंग से देखना। तो सबसे पहले मैंने बनाया इसका क्रेस्ट, इसके बाद में दूसरा क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट। अब बात कर रहे हैं इसके ट्रफ की, तो ये फर्स्ट क्रेस्ट के बाद एक ट्रफ, ये दूसरे के बाद एक ट्रफ, और इसके थर्ड के बाद भी एक ट्रफ। ये बात हुई फर्स्ट की। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड सोर्स की। सेकंड सोर्स ये रहा। अब इससे वापस क्या बनेंगे, क्रेस्ट। तो ये फर्स्ट क्रेस्ट, ये सेकंड, ये इसके क्या बन गए, ये क्रेस्ट बन गए। और अब इसके अपन क्या बना रहे हैं, ट्रफ। तो ये फर्स्ट के बाद एक ट्रफ, ये सेकंड के बाद एक ट्रफ, और ये थर्ड के बाद और फोर्थ के बाद। तो ये अपन ने क्या बना लिया, डिफरेंट क्रेस्ट और ट्रफ। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सोर्स का क्रेस्ट और सेकंड सोर्स का क्रेस्ट यहाँ पे मीट हो रहा है। ऐसे ही ये फर्स्ट का ट्रफ, सेकंड का ट्रफ, फर्स्ट का क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मीट। तो यहाँ से क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है कि यहाँ पे वेव सुपर इम्पोज हो रही है। क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है ट्रफ ट्रफ से, और क्रेस्ट जब क्रेस्ट से मिलता है और ट्रफ ट्रफ से मिलता है तब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब लाइट की इंटेंसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और इंक्रीज हो रही है तो अपन को जो फ्रिंज वहां पे दिखेगी सामने, वो कैसे दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, एक ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पे दूसरा देखो, ये क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा है, यहाँ पे भी क्रेस्ट ट्रफ से, क्रेस्ट ट्रफ से, क्रेस्ट ट्रफ से। तो ये जो लाइन जाएगी किसकी जाएगी, डार्क फ्रिंज की। क्रेस्ट और ट्रफ जब आपस में मिलते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, फ्लैट लाइन, कोई भी वेव नहीं बनती है। ऐसे जब डिफरेंट टाइप से अपन मैच करते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रही है, ब्राइट वापिस, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ। यहाँ पे देखो ये वापिस क्या बन रही है, ब्राइट। यहाँ पे देखो क्रेस्ट ट्रफ से, क्रेस्ट ट्रफ से, और ये यहाँ पे क्या बन रही है, डार्क। तो अपन क्या देखते हैं कि जब दो डिफरेंट सोर्सेस के वेव फ्रंट आपस में क्या होते हैं, मैच होते हैं, तो अपन को डिफरेंट क्या दिखाई देती है, फ्रिंज, अल्टरनेट फॉर्म में, ब्राइट डार्क की फॉर्म में। और ये जो फिनोमिना होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अब बात क्या आती है कि ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी, इनकी कंडीशंस क्या है, कि किस कंडीशन के अंदर आपको जो फ्रिंज दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, और किस कंडीशन में आपको जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, डार्क बनेगी। तो अपन अभी बात करेंगे जो फ्रिंजेस बन रही है वो किसकी वजह से बन पा रही है, इनके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब पहले अपन को एक बार क्या देखना पड़ेगा कि जो दो वेव्स थी उनका क्या देखना पड़ेगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी की हेल्प से अपन क्या कर पाएंगे फ्रिंजेस को, कि कब डार्क बनेगी और कब ब्राइट बनेगी। तो एक बार अब अपन क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अब वेव की में सिंपल अगर अपन बात करें, वेव की इक्वेशन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और अपने पास कितनी वेव है, दो वेव है, तो मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितनी है, ये अपन निकाल क्या रहे हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वेव की इक्वेशन कितनी है, a1 साइन ओमेगा टी। और ऐसे ही जो सेकंड वेव है उसकी इक्वेशन में बोल रहा हूँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्यों, क्योंकि अपन इन दोनों के बीच में क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कितना, 5। तो ये क्या है फर्स्ट वेव की इक्वेशन, ये क्या है सेकंड। a1 a2 क्या है, दोनों की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साइन क्या, एंगल, पूरा जो फेज है इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और इसका फेज कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब किसी पॉइंट पे जब ये दोनों इंसिडेंट होती है तो दोनों का क्या होता है, वेक्टर एडिशन। तो जो रिजल्टेंट y होगा वो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। और y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, और ऐसे y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है किसका, साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या फर्स्ट टर्म क्या है a, और ये सेकंड टर्म क्या है b। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को बाहर रहने अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a कितना है, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, cos b कितना है 5, तो cos क्या आ जाएगा 5, प्लस cos a कितना है, ओमेगा टी, साइन b कितना है 5। ये हो गया। उसके बाद में a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a2 cos 5 साइन ओमेगा टी, और इधर क्या बचेगा वापस, a2 साइन 5 cos ओमेगा टी। कुछ भी नहीं, सिंपल a को अंदर मल्टीप्लाई करा और जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, cos 5, क्योंकि अपन को पता है कि 5 क्या है, फेज डिफरेंस, जो कि क्या है, कांस्टेंट है।
क्योंकि अपन ने सोर्स कौन सा लिए, कोहेरेंट सोर्स लिए। तो अंदर जो एंगल बचा वो क्या आ गया, डिफरेंट। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन ओमेगा टी इसका एंगल, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी, वहाँ नहीं है। तो इन दोनों टर्म के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो फेज है अपना उसको क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो फेज को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या क्या बचा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, a1, ये तो कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या है, a2 cos फाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो कॉमन लिया वो क्या है, साइन ओमेगा टी, प्लस इधर क्या है, a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। तो अब इस इक्वेशन के अंदर देखो, ये जो इक्वेशन आती है इसके अंदर यहाँ पे a1 cos फाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a2 साइन फाई। अब ये जो दोनों कांस्टेंट है इनको अपन एक डिफरेंट कांस्टेंट मान ले रहे हैं ताकि अपनी इक्वेशन क्या हो जाती है, इजी फॉर्म में। तो यहाँ पे अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि लेट जो a1 प्लस a2 cos फाई है इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे a cos थीटा, और ऐसे ही जो a2 साइन फाई है इसको अपन क्या मान रहे हैं, a साइन थीटा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं वैल्यूज, इक्वेशन 1 2 3 से क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 पुट कर रहे हैं वैल्यू, y इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा, तो a cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ क्या है, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a साइन थीटा, बचा क्या है यहाँ पे, cos ओमेगा टी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने a दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ का a में डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ, कट। अब यहाँ देखो फिर फॉर्मूला खुद से ही अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो cos की टर्म फिर साइन की टर्म, बाद में साइन की टर्म फिर cos की टर्म, तो यहाँ पे वापस फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है, कौन सा वाला, साइन a प्लस बी का। यहाँ पे a क्या है, जो साइन के साथ है, साइन के साथ क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा a, और रिमेनिंग क्या है b। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी, तो a कितना है, ओमेगा टी, और b कितना है, थीटा। तो ये अपना क्या निकल जाती है, फाइनल रिजल्टेंट की इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नंबर ही कौन सी हो जाएगी, 4। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे क्या बता रही है कि जब भी कोई भी दो वेव, हार्मोनिक वेव एक पॉइंट पे मीट होती है, तो उस पॉइंट पे उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट वेव कितनी होती है, वो भी क्या होती है, हार्मोनिक, क्योंकि साइन का फंक्शन आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब वो जो फर्स्ट वेव है, क्योंकि ओमेगा टी इसका है फर्स्ट वेव का एंगल, तो ओमेगा टी से मतलब फर्स्ट वेव से कितना फेज एंगल आगे होती है, थीटा फेज एंगल आगे होती है। तो ये तो बात हुई वेव इक्वेशन की। पर अगर मेरे को एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 और 3 थी, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करके ऐड करता हूँ। कैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का भी स्क्वायर। इक्वेशन 2 का स्क्वायर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नीचे क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, a1 प्लस a2 कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस इसके सामने क्या आ रहा है, a2 साइन फाई, तो क्या हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अपन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या ले लिया मैंने कॉमन। अब यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से। अब 1 को लिखो या मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये भी फर्स्ट टर्म भी क्या है कांस्टेंट और सेकंड टर्म भी क्या है कांस्टेंट, मतलब इसको अगर मैं मान लूँ a और ये क्या है b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या लग रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कितना आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab, 2a, a कितना है a1 और b कितना है a2 कॉस 5 प्लस इधर कितना आ रहा है a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ पे देखो ये क्या है a2 cos स्क्वायर 5 और ये क्या है a2 साइन स्क्वायर 5। अगर यहाँ पे मैं a2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, जो भी कितना हो जाएगा 1। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये कितना बचा 2a1 a2 cos 5, तो ये मेरे को क्या मिल गई एम्पलीट्यूड की इक्वेशन। लेकिन अपन को पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अगर इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर ये कौन सी है 4, तो ये इसको मैं डाला इक्वेशन नंबर 5 और इसको डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और 6 की हेल्प से अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली अपन क्या कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की इक्वेशन जो है उसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं इंटेंसिटी, क्योंकि अपन को जो निकालना है वो क्या है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, कि दो वेव जब क्या होती है सुपर इम्पोज होती है तो उनकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा अब ए स्क्वायर की जगह पे, अब यहाँ पे तो ओनली ए और यहाँ पे के भी आ रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में के से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगी ये इक्वेशन के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस 5। अब अपन क्या कर सकते हैं इंटेंसिटी टर्म्स में लिख सकते हैं के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन आई इक्वल टू के ए वन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आई वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई वन का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आई टू का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे क्या ए वन ए टू, लेकिन अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो अब इसको और सिंप्लीफाई में क्या कर सकता हूँ कि अगर दोनों साइड में यहाँ पे रूट कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई और इधर क्या आ जाएगा रूट के ए, मतलब रूट के ए को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आई। तो यहाँ पे ये जो k है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कैसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या लिख रहा हूँ रूट k और रूट k, क्योंकि रूट k कितना होता है k। क्यों करा मैंने डिवाइड, क्योंकि मैं एक रूट k और a को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आई, ये देखो रूट k और a को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आई। अब a1 है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i2 और ये टर्म क्या निकल गई cos 5। तो ये मेरी इक्वेशन जो थी एम्पलीट्यूड की टर्म्स में वो किसकी टर्म्स में निकल गई इंटेंसिटी की टर्म्स। ये स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली के स्क्वायर को क्या लिखते हैं आई। तो अपनी जो दो वेव किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होती है जो कौन से सोर्स से निकली कोहेरेंट सोर्स से निकली, तो जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या बताता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ऐसे नहीं कि एक वेव इस पॉइंट पर आ रही है इसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वेव आ रही है इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो ये जो वेव निकलेगी इसकी I1 प्लस I2 ना होके कितनी आती है I1 प्लस I2, ये तो हाई है, इसके साथ में ये टर्म और आती है, ये एक्स्ट्रा टर्म, और ये एक्स्ट्रा टर्म बहुत कुछ बताती है। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म क्यों बोलते हैं इसको इंटरफेरेंस टर्म, क्योंकि यहाँ पे जो ये cos फाई होता है ये बहुत को डिसाइड करता है। कैसे बहुत को डिसाइड करता है, अपन इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि cos जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos फाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है +1, मिनिमम कितनी होती है -1। तो अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट केस ले रहे हैं इफ cos कितना है cos फाई अगर 1 है, अगर cos फाई 1 है तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा I1 और ऐसे अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा I2 और 2 ab कितना है अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो ये तो कब निकल गया जब cos फाई कितना था 1। और सेकंड क्या केस होता है कि इफ cos फाई इक्वल टू -1, अब -1 होगा तो क्या फॉर्मूला निकल जाएगा I इक्वल टू I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो अपन को क्या मिल गई, दो इंटेंसिटीज मिली, कब मिली, दो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज इस इंटरफेरेंस टर्म की वजह से, क्योंकि इस cos फाई ने क्या करा सब कुछ डिसाइड। और यहीं से हमारी जो कंडीशंस निकलती है वो किसकी निकलती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कैसे निकलती है वो कंडीशन कि जब cos फाई की वैल्यू कितनी होती है +1 होती है, उस केस में जो इंटेंसिटीज निकलती है रिजल्टेंट वो क्या होती है मैक्सिमम,
और जब cos फाई की वैल्यू माइनस होती है उस कंडीशन के अंदर जो इंटेंसिटीज निकलती है रिजल्टेंट वो कितनी निकलती है, मिनिमम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर अपन बोलते हैं अगर मैं I1 को लूँ यहाँ पे 16 और I2 को फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे 9, तो यहाँ पे एक बार उसको पुट करके देखो, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ I1 मतलब अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, मतलब 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 का क्या करना है, स्क्वायर, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और यहाँ पे करके देखो अंडर रूट ऑफ I1 मतलब अंडर रूट ऑफ 16 कितना है 4, माइनस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है अगर वो कितना होता है 1 होता है, तो जो इंटेंसिटी दिखेगी मान लो कितने टाइम्स से 49 टाइम्स, तो और अगर वो फेज डिफरेंस कितना होता है -1, तो जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट आएगी वो कितनी आएगी 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्राइट फ्रिंज दिखेगी वो कितने टाइम्स दिखेगी, 49 टाइम्स ब्राइट दिखेगी एज कंपेयर टू डार्क फ्रिंज जो ओनली कितनी टाइम्स इंटेंसिटी है उसकी 1 टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक चीज जो 49 टाइम ज्यादा चमक रही है उतनी ज्यादा शाइन कर रही है तो उसको हम क्या बोलते थे, ब्राइट फ्रिंज, और वो जो इंटरफेरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे ही जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है वो क्या हो जाती है हमारे लिए डार्क फ्रिंज, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात क्या आती है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अपन ने किसके बेसिस के ऊपर निकाला है, कॉस की वैल्यू के ऊपर, कि कॉस मैक्सिमम कब होता है 1 और मिनिमम कब होता है -1। तो अब ये मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशंस होती है, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस क्या है वो अपन को निकालनी है। तो कॉस प्लस 1 कब होता है, कब होता है, तो अब उसके लिए बहुत ईजी क्या है, कॉस की वेव बना दो ताकि आपको याद रहेगा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। मैं यहाँ पे कॉस की वेव बना रहा हूँ, ये क्या है कॉस की वेव है, ठीक है। अब सबसे पहले कॉस ये क्या है 0, यहाँ कितना खत्म हो जाता है 2 पाई, ये कितना होता है पाई, और ये क्या है π/2, और ये क्या है 3π/2। ये मैग्नीट्यूड कितना है +1, ये मैग्नीट्यूड कितना है -1। अब बात किसकी आ रही है, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, cos फाई कितना होना चाहिए +1, और +1 कब होता है, यहाँ पे देखो एक तो 0 के ऊपर ही +1 है, मतलब जब फाई कितना है 0, तो एक तो कब होता है 0 पे, उसके बाद +1 वापस कब दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये कितना है 2 पाई, तो ये 2 पाई, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो नेक्स्ट कब दिखेगा 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, ऐसे ही 6 पाई। तो ये एंगल होंगे उस पर कॉस की वैल्यू कितनी होगी +1। अब ये जो एंगल होंगे इनका अगर अपन सिंपल फॉर्मूला निकाले तो कितना आता है 2n पाई, वैल्यू पुट करके देख लो, अगर n की वैल्यू अगर मैं कितनी पुट करता हूँ 0, तो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई, 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4 पाई, और ऐसे 3 पुट करोगे तो 6 पाई। मतलब जो फेज डिफरेंस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कितना है 2n पाई, ये क्या निकला अपना फेज डिफरेंस। अब बात किसकी आती है, अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूं, पार्ट डिफरेंस क्या होता है कि ये जो एक वेव होती है उसका जो पाथ होता है वो किस टर्म्स में मेजर किया जाता है, उसकी वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा, क्योंकि जो लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होता है, कंप्लीट कितना होता है 2 पाई, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है 2 पाई। तो पार्ट डिफरेंस किस टर्म्स में मेजर किया जाता है कि एक वेव जो इंसिडेंट वेव और दूसरी वेव जो इंसिडेंट वेव, उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन के ऊपर एक वेव ऐसे पहुंची और दूसरी वेव ऐसे पहुंची, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट वेव से अपन उसके ऊपर क्या डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो निकलता है ये क्या निकल जाता है अपना पार्ट डिफरेंस। तो अब अगर इसको पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि 2 पाई को क्या लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई के इक्वल, तो 2 पाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ लैम्डा, तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना निकल जाता है पार्ट डिफरेंस 2 पाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा, तो लैम्डा और आगे क्या n, तो n लैम्डा, तो n लैम्डा क्या निकल जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस। अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। और cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है? देखो सबसे पहले कब दिख रही है? यहाँ पे, ये कितना है? पाई। तो सबसे पहले कब होती है कंडीशन? पाई। अब नेक्स्ट कब दिखेगा? तो इस वेव का अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो कैसे दिखेगी? ये ऐसी। तो ये नेक्स्ट वेव का हाफ कहाँ पे होता है? पाई पे। तो अगर स्टार्टिंग से अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 पाई, और 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाता है? 3 पाई। तो नेक्स्ट आपको कब दिखेगा? 3 पाई पे। क्या cos फाई कितना? -1। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 पाई माइनस पाई कितना है? 2 पाई। तो ऐड करते जाओ, तो 3 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 5 पाई, ऐसे 7 पाई। अब इसका अगर अपन फॉर्मूला निकालते हैं, जो फॉर्मूला आता है वो कितना आ जाता है? 2n-1 पाई। n की वैल्यू पुट करते हैं, अपना आप क्या निकल जाती है? फेज डिफरेंस की वैल्यू। n की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो 1 पुट करो तो 2-1 पाई। 2-1 कितना होता है? 1, मतलब पाई। नेक्स्ट n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 4-1 कितना है? 3। तो 3 पाई आपको निकल गया। तो 2n-1 पाई जो निकलता है वो क्या निकलता है? फेज डिफरेंस। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और पार्ट डिफरेंस की टर्म में अगर बात करें तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है? पाई। तो यहाँ पे फिर पाई को क्या लिख सकते हैं? λ/2। तो वहाँ पे पाई की जगह पे λ/2 लिख दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पार्ट डिफरेंस। तो जो पार्ट डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो कितना निकलता है? वही 2n-1, और पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? λ/2। तो ये क्या निकल गया मेरा? पार्ट डिफरेंस किसका? कोई भी दो वेव्स का। कौन सी कंडीशन के लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट था, वो जो डिसाइड करा था, वो किसने करा था? जो इंटरफेरेंस टर्म होती है उसने, और उसके अंदर जो एंगल आता है cos फाई उसने। इसीलिए वही डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा। 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर आपका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। फेज डिफरेंस क्या है? फाई। अब अगर वो कांस्टेंट नहीं है मतलब वो चेंज हो रहा है। अब कोई चीज़ चेंज हो रही है तो एवरेज निकालेंगे उसका, और cos की एवरेज वैल्यू कितनी निकलती है? मैक्सिमम कितनी होती है? +1। मिनिमम कितनी होती है? -1। एवरेज कितना निकलता है? 0। तो अगर फेज डिफरेंस दो वेव का कंटिन्यू अगर क्या होता है? चेंज होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एवरेज वैल्यू निकलती है वो कितनी हो जाती है? 0। और एवरेज वैल्यू अगर 0 निकाल देंगे तो जो बचेगा वो कितना बचेगा यहाँ पे? I = I1 + I2, क्योंकि cos फाई तो कितना हो गया? 0। पूरा वो जो 2 √I1 √I2 cos फाई पूरी टर्म कितनी हो गई? 0। मतलब इंटरफेरेंस टर्म कितनी हो गई? 0। तो इंटेंसिटी कितनी बची दो वेव की? I1 + I2। और I1 + I2 का मतलब न तो कहीं पे क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज, न कहीं क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज। जो सिंपल अपन को जनरल लाइट दिखती है, कोई फ्रिंजेस नहीं दिखती, वो फ्रिंजेस नहीं दिखती, मतलब इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं हो रहा है। इसलिए अपन जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हो? इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, थैंक यू।